गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारा इतिहास का फिर से सेशन होगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन बन नहीं पाए थे, तो इसमें हम देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। कौन से गवर्नर जनरल के पीरियड में क्या घटना घटी थी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। जैसे हम देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल वायसराय पद का सृजन। आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य संचालन 1772 ईस्वी तक के बंगाल के गवर्नर द्वारा किया जाता था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी अलग से गवर्नर होते थे। मतलब 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल की, एक मद्रास की, बम्बई की। 1772 ईस्वी के पश्चात बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हो गया, जो 1800 आप देखोगे 1833 से 1857 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। 1833 से 1857 तक, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, वहाँ तक क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल कहलाया। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय नामक पद का सृजन किया गया। 1857 की जो क्रांति हुई उसके पश्चात लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस दौरान, उन्हीं को प्रथम वायसराय बना दिया गया। 1935 के एक्ट के द्वारा वायसराय के पद को पुनः गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो वर्ष 1950 तक जारी रहा। ठीक, मतलब 1935 के एक्ट द्वारा वायसराय के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो 1950 तक जारी रहा। प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल वायसराय देखेंगे हम। जैसे देखेंगे हम लोग, लॉर्ड क्लाइव था, 1757 से 1760 तक 3 साल का ये कार्यकाल था। 1765 से 1767 तक 2 साल के लिए फिर आया था। प्लासी युद्ध की विजय 1757 के पश्चात क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव ने 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में सफलता के पश्चात 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जो 1772 ईस्वी तक चलता रहा। इसी के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? श्वेत विद्रोह। पूछ लिया अगर कि श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में हुआ था। आगे देखेंगे, क्लाइव द्वारा सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई। आलमगीर द्वितीय द्वारा इसे उमरा की उपाधि दी गई। प्रसिद्ध राजनीतिक एडमंड बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा था। क्लाइव के पश्चात बंगाल के कुछ गवर्नर इस तरह हैं। हॉलवेल आते हैं 1760 में। इसने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है। ब्लैक होल की घटना का वर्णन हॉलवेल के ने किया है। बेंसीटार्ट, वह बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था। बेरलस्ट थे, यह द्वैध शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे, जब द्वैध शासन लागू हुआ 1767 से 69 के बीच। कार्टियर, इसके काल में 1770 बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। कार्टियर। अब एक आते हैं वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 1772 से 1785 तक ये रहे हैं। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता आया। ये पूछता है कि कौन सा गवर्नर जनरल कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में कलर के रूप में आया था, तो वारेन हेस्टिंग था। शीघ्र ही अपनी योग्यता से कासिम बाजार का अध्यक्ष बन गया। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। फिर 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे भारत में ब्रिटिश प्रदेशों का जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया ब्रिटिश प्रदेशों का। ठीक है, भारत में कौन किसके द्वारा? 1731 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में द्वैध शासन समाप्त करके बंगाल पर कंपनी का सीधा शासन लागू किया। तो द्वैध शासन जब था उस समय गवर्नर कौन था? तो आप देखोगे द्वैध शासन के समय बेरलस्ट थे। ठीक, बेरलस्ट थे। फिर सीधा शासन, इसी वर्ष में कलकत्ता, जो कि कंपनी का प्रमुख केंद्र, बंगाल की वास्तविक राजधानी बना। बंगाल की वास्तविक राजधानी कलकत्ता बना। फिर हेस्टिंग को रियासतों के साथ होने वाले घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस का जनक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति का जनक किसे माना जाता है? हेस्टिंग को माना जाता है। इसी के काल में ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। वारिंग हेस्टिंग के निम्नलिखित सुधार हैं। राजस्व सुधार, हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया, जिसमें भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 ईस्वी में कर संग्रहण के अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले जमींदारों को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिए गए। 1776 ईस्वी में पंचवर्षीय व्यवस्था के स्थान पर 1 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया गया। फिर न्यायिक सुधार क्या क्या किए थे? तो राजस्व सुधार हो गया। न्यायिक सुधार में देखेंगे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। जबकि 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइट थे। ठीक, हेस्टिंग द्वारा 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। सामाजिक सुधार, हेस्टिंग और एक सामाजिक सुधार था। पहले राजस्व सुधार, न्यायिक सुधार, अब सामाजिक सुधार। हेस्टिंग के सामाजिक सुधार के अंतर्गत सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई।
कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षण के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया गया। हेस्टिंग के शासनकाल में ही 7 दिसंबर 1773 ईस्वी को अवध के नवाब के साथ बनारस की संधि की गई। अवध के नवाब के साथ बनारस की संधि की गई। ठीक। हेस्टिंग ने 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसुफ उद्दौला से फैजाबाद की संधि की थी, जिसके अंतर्गत बनारस का राजा चेत सिंह कंपनी पर आश्रित हो गया। चेत सिंह। फिर आता लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 93 तक इनका कार्यकाल रहता है। वारेन हेस्टिंग के पश्चात सन जॉन मैकफर्सन एक वर्ष 1785-86 के लिए गवर्नर जनरल बना। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। कॉर्नवालिस द्वारा कुछ कार्य सुधार किए गए। न्यायिक सुधार में कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधार के अंतर्गत न्याय प्रशासन तथा कर प्रशासन को पृथक कर दिया, अर्थात कलेक्टर की न्यायिक व फौजदारी शक्तियाँ ले ली गईं। उसके पास अब केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही शेष रह गईं। कॉर्नवालिस के सुधार को कॉर्नवालिस कोड या शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत कहा जाता है। रिंग ऑफ फेंस का संबंध किससे? वारेन हेस्टिंग से है, और इसको शक्तियों के पृथककरण, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड या शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत किसका है? कॉर्नवालिस का है। सिविल सेवा सुधार, कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। फिर देखिए कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ इंग्लैंड में होती थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर और ICS बनने वाले प्रथम भारतीय थे। पहले IAS को ICS नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में इस परीक्षा की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, जिसे लॉर्ड लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। पुलिस सुधार, कॉर्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकारों को समाप्त करने थानों की स्थापना की। वहाँ एक दरोगा व कुछ पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त किया। मजिस्ट्रेट को जिले की पुलिस व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने पुलिस तथा न्यायिक प्रशासन को सीधे अपने अधीन कर लिया। राजस्व सुधार में क्या योगदान था? कॉर्नवालिस ने 1787 ईस्वी में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर उन पर एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया। 1790 ईस्वी में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को समाप्त कर दिया। प्रत्येक पदाधिकारी को भारत आने से पूर्व कंपनी का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया। फिर आता है अस्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में बंगाल के जमींदारों के लिए भूमि के लिए 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था लागू की, जिसे बाद में 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दिया गया। इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में कॉर्नवालिस ने जॉन सोर का सहयोग लिया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू की गई। कॉर्नवालिस पुनः 1805 ईस्वी में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। इसी दौरान 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में इसकी कब्र है। जॉन सोर, ब्रिटिश संसद ने सर जॉन सोर के समय में 1793 का चार्टर एक्ट पास किया। इसने देसी राजाओं का वास्तविक स्वामी माना, देसी राजाओं के संबंध में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। सर जॉन सोर के समय में ही निज़ाम और मराठों के मध्य 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? निज़ाम और मराठा के बीच हुआ था। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो जॉन सोर थे। कौन थे? जॉन सोर थे वायसराय। लॉर्ड वेलेजली आता है। 1798 ईस्वी में रिचर्ड वेलेजली, जिसे मार्क्विस ऑफ वेलेजली के नाम से जाना जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण सहायक संधि प्रणाली थे। सहायक संधि प्रणाली में क्या है? सहायक संधि प्रणाली भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने तथा अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को बनाए रखने हेतु वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में वैदेशिक संबंध अंग्रेजी शासन के अधीन थे, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना होता था तथा कंपनी की पूर्व आज्ञा के बिना शासक किसी भी यूरोपी को अपनी सेना में नहीं रख सकता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। इन राज्यों के अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, मंछेड़ी, बूंदी, भरतपुर आदि राज्यों ने भी सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया। वेलेजली के समय में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1802 में तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के मध्य बसई अथवा बसीन की संधि हुई। बसई की संधि या बसीन की संधि। वेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टम का दुर्ग अंग्रेजों ने जीत लिया। टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हुई। 1799 ईस्वी में वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध आरोपित किया तथा सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1803 ईस्वी में इस शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ये कहानी थी और है नहीं, बस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको एक बार आप लोग भी सुनिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए, तब अच्छे से आपको याद होगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।